हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के आईसीआई के कॉस्टिंग के जो भी हमें आईसीआई के क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं एमसीक्यू की, वो सारे के सारे करने वाले हैं। और जैसा कि बच्चों ने लास्ट मेरे लॉ के एमसीक्यू का सीजन जिसने अटेंड करा था उनको पता है कई सारी चीज़ें जो मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। सर, पेपर का पैटर्न क्या रहा था? सर, जो हमने देखा लॉ में, जो हमने एमसीक्यू जब रिवीजन करी थी और जो बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करा, उनमें ना दो चीजें कॉमन थी। सर, क्या कॉमन था? इम्पोर्टेंट टॉपिक। मतलब जो आईसीआई ने ना एमसीक्यू बनाए, आईसीआई के जो एमसीक्यू के जो टॉपिक थे, आईसीआई एमसीक्यू टॉपिक सिमिलर बेस लिया गया। सर, क्या लिया गया? सिमिलर बेस था। मतलब जो हमने लॉ में देखा गया था कि सर जो हमने आईसीआई के जो लॉ के सारे एमसीक्यू करे थे, वैसे ही सर उसके सिमिलर बेस पे ही लॉ में भी क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। और यही नहीं सर, आपने जब कॉस्ट का भी अगर आप देखेंगे मॉडल, जिन बच्चों ने उठाया होगा उनको पता होगा और पेपर देकर आ चुके हैं, उनसे आप पूछिएगा जरूर। कॉस्ट में जो आईसीआई के मॉडल के जो एमसीक्यू थे ना, उसी के बेस पे ही आपके क्वेश्चन देखने को मिले। ऑलमोस्ट सिमिलर बेस वही रहता था, टॉपिक भी यहाँ तक कि सेम हो जाते थे, तो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो जो जिस टॉपिक पे आईसीआई ने टच किया तो वो आपके टॉपिक एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि ये एमसीक्यू तो हमने कर लिया तो ये एमसीक्यू हो गया डंडन ये आएगा नहीं। वो एमसीक्यू नहीं, वो जो टॉपिक हो जाता है ना, वो टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट। वो टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट, ना कि वो एमसीक्यू। तो जो भी मैं जैसे फर्स्ट चैप्टर मैं लूंगा, अब अपने आईसीआई का ना मॉड्यूल ओपन कर लीजिए, ऐसे ही मैं फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, तो आपको क्या है कि सर फर्स्ट चैप्टर में जैसे जो सा टॉपिक आ रहा है, तो आपको ना उस टाइप के टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों पे, बेसिकली जैसे मैं लॉ पे जैसे पढ़ाया, और आपने अगर लॉ का भी अगर आपको देखना तो आपको ऑब्वियसली हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। पहले मैं क्या कर रहा था, चैप्टर वाइज रिवीजन, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप सीधा एमसीक्यू करें, एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहे थे उसको करके तो बच्चे आराम से दनादन पास हो रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? ज़्यादा मेहनत के बिना ही पास हो रहे तो हो पास, मजे लो, जिंदगी के और क्या चाहिए। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, आंसर पे भी ध्यान मत दो, आंसर पे ध्यान नहीं देना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या टॉपिक आ रहा है, हिट कर रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहे हैं, जरा उस पे ध्यान देना ओपन माइंड से, ठीक है। मिस्टर मिस्टर एक्स चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड एडवाइजर टू सीईओ of Avanta Holding, considering the value proposition canvas as a tool to respond to aspect highlight by the customer profile analyst. कस्टमर प्रोफाइल एनालिस करता है, उनसे उनको कई सारे वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में पता चला, ठीक है। यू आपके बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट ट्रेनी यहाँ रिसेंटली ज्वाइन द अवंता होल्डिंग को ज्वाइन करा। मिस्टर अनिर्बान आज टू, मतलब जो ये सीएम है वो आपसे पूछ रहा है to appraise the following statement to pick the correct statement। सर, आपको कोई करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करनी है इन चार स्टेटमेंट से। ये चार स्टेटमेंट है क्या, टॉपिक क्या क्या हिट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पेन रिलीफ एंड गेन क्रिएटर काउंटर इच अदर। सर, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, मतलब एक दूसरे से काउंटर में लड़ाई करते हैं। हाँ, पेन रिलीफ है तो यहाँ गेन क्रिएटर है, काउंटर कर रहे हैं चीजों को। ऐसा होता है क्या? सर नहीं होता है। सर जरा ध्यान से समझिएगा, हमारा टॉपिक क्या है सर, पेन रिलीफ आया और गेन क्रिएटर आया। गेन क्रिएटर, अब जरा मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम बैटरी का एग्जांपल लेते हैं, बैटरी। अब मैं उसमें 8 इयर्स की वारंटी दे रहा हूँ, 8 इयर्स की क्या दे रहा हूँ, वारंटी। तो ये क्या हो गया सर, आपको एक गेन क्रिएट करके दे रहा है कि मतलब आपकी कंपनी है ना, एक हिंट दे रहा है कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इसका बैटरी बहुत अच्छी लाइफ है। ये क्या है सर, गेन क्रिएटर है। लेकिन अगर मैं उसी में ही आपको एक गेम पेन रिलीफ दूं, जैसे कार की बैटरी है, 8 इयर्स की वारंटी है, तो ये क्या है सर, गेन क्रिएटर है। आपको एक ना एज दे रहा है मार्केट में कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी 8 साल तक खराब नहीं होगी। अब अगर मैंने यहां पर जो बैटरी का चार्जिंग स्टेशन लगा दिया, चार्जिंग स्टेशन हर जगह है, क्योंकि उसको हर जगह चार्ज तो करना होगा ना, तो ये पेन रिलीफ है। जैसे क्या बैटरी आपने ली कार लेने के लिए, कार की बैटरी ली, ई व्हीकल जो होते हैं उसकी आपने 8 इयर्स की वारंटी दे दी, तो क्या हुआ सर, एक तरह से गेन क्रिएट हुआ कि सर आपकी जो वारंटी है ना सर 8 इयर्स की, मतलब 8 साल तक खराब नहीं होगी। लेकिन उसको चार्ज भी तो करना होगा। चार्ज क्या है सर, हमारा पेन इसमें क्या है,
बैटरी में चार्ज चार्ज बैटरी को चार्ज करना होगा, तो उस चार्ज के लिए रिलीफ क्या होगा सर? चार्जिंग स्टेशन हमारे बहुत जगह, तो ये पेन रिलीफ हुआ। तो आप देख रहे होंगे दोनों अपनी जगह ना अलग अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है। गेन करेक्टर क्या बोलता है कि जो आप सामान दे रहे हैं उससे आपको क्या एज मिल रहा है, 8 ईयर्स वारंटी, लेकिन जो सामान हम ले रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, रिक्वायर्ड क्या होगा। जैसे बैटरी के लिए क्या है सर, उसको हमें बार बार चार्ज करना होगा, तो उसका जो दर्द है उसको कैसे मिटाएंगे सर? चार्जिंग स्टेशन से। लेकिन उसी वक्त हमें गेन क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे सर? 8 ईयर्स की वारंटी देंगे, ठीक है। तो ये गेन क्रिएटर हुआ, तो ये तो ऑब्वियसली सर काउंटर ईच अदर तो है नहीं, ठीक है। पेन रिलीफ एंड गेन क्रिएटर आर द वन एंड द सेम थिंग सर, सेम थिंग भी नहीं है, ठीक है। एंड पेन रिलीफ आर डिफरेंट फ्रॉम गेन क्रिएटर, ऑब्वियसली सर। चार्जिंग स्टेशन लगाना, चार्जिंग स्टेशन लगाना क्या क्या चार्जिंग स्टेशन लगाना और 8 ईयर्स की वारंटी देना, दोनों की दोनों चीजें अपने आप में डिफरेंट है। ओके, हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोबारा यहाँ पे देख रहे होंगे पेन एंड गेन से रिलेटेड अब दोबारा यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं, तो आपको इससे आपको हिंट मिल जाना चाहिए सर, आपको इससे ना क्या हिंट मिल जाना चाहिए सर? पेन एंड गेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इसमें टॉपिक है जो ना हमें पढ़ना होगा, एक बार डेफिनेशन पढ़नी होगी। तो डेफिनेशंस आपको एक बार ना याद से बिल्कुल ना अच्छे से आपको ना समझना होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, मिस्टर लेंजन is hired by the Avanta Holding as an independent consultant। क्या सर? इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन मैप। आपको क्या ड्राफ्ट करना? वैल्यू प्रोपोजिशन मैप। He suggests that ranking of customers' job pain and gains is essential to respond them। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट करा कि रैंक देना चाहिए कस्टमर्स के जॉब को, पेन को, दर्द को, गेन को, क्योंकि रिस्पॉन्ड कर सके टाइमली में। ठीक है, अच्छी बात है। मिस्टर अनिर्बन इज नॉट convinced with the need of rank set 3 element of customer profile, hence he seeks your help in evaluating following 2 statement regarding the customer jobs pains and gains। आपको नीचे 2 स्टेटमेंट बोल रखे हैं, आपको इवेल्युएट करना है कि सही है गलत है, आपको अपना ओपिनियन देना है। पेन्स एंड गेन्स आर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। जो दर्द है, जो समस्या है, वो सारे की सारी क्या है सर? कंपनी द्वारा ही वो कंट्रोल की जाती है। ऑल द पेन एंड गेन्स नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड और एडजस्ट। सर हर जो पेन एंड गेन्स है ना उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं होता सर, ऐसा क्या जरूरी है? पेन्स एंड गेन्स आर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने बोला ई व्हीकल निकला टाटा का, आप बोलते हो सर हम ना कंट्रोल कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरे को बताना टाटा का ई व्हीकल निकाला उन्होंने, क्या टाटा कंपनी सारे के सारे पूरे भारतवर्ष में चार्जिंग स्टेशन लगा सकता है? नहीं। तो क्या सर पेन्स एंड गेन्स जो है, पेन है जो चार्जिंग का सेक्शन, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? सर ऑब्वियसली नहीं है। हम लोग हमारे कंट्रोल के मतलब ये आउटसाइड हो गया है, ये हमारे मतलब क्या बोल सकते हैं, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अभी हम पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं, पेट्रोल व्हीकल भी चलाते हैं, तो इसमें जो पेट्रोल डलवाते हैं वो कहाँ से डलवाते हो? जिस कंपनी की आपने गाड़ी ली है उससे डलवाते हो, हीरो होंडा की, या जो बीपीसीएल हो गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहां पे जाके जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं वहां पे डलवाते हो। तो वहीं पे जाके जो स्टेशन है वही है। तो सिंपली सर पेन एंड गेन्स जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होता सारे के सारे। कई सारे जो गेम्स होते हैं, जो ब्रांड रिकॉग्निशन हो गया या ब्रांड का बनना, वो सब भी ना हमारे कंट्रोल में नहीं होते। पब्लिक की एक्सेप्टेंस होती है, पब्लिक का जो प्लेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ऑल द पेन्स एंड गेट्स नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड और एडजस्ट। सारे दर्द को रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है, सारे दर्द और गेन को रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। ध्यान समझना, बहुत एक अच्छी चीज बोली गई है। इंडस्ट्री के ही ऊपर चलते हैं। ऑल द पेन्स एंड गेन्स नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड। अब मेरे को बताओ, मेरे को एक कार ही लेनी है, कार से चलते हैं। अब क्या है कि सर ना जो गाड़ी है उसमें ना कई सारे दिक्कत होती है कि ना हमें ना ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट नहीं होती चेयर की। मतलब जो नॉर्मली 7-8 लाख की जो आप गाड़ी लेने जाते हैं, 7 to 8 लाख की, अब क्या उसमें ऑटो एडजस्ट नहीं है, ऑटो एडजस्ट सीट।
अब ये एक तरह का दर्द है कि आपको नीचे से ना हैंडल खींच के आपको पीछे करना होता है, आगे करना होता है। अब ये जो पेन है, ये जो नॉर्मल पेन है, इसके बारे में हम क्या करें? इसको इग्नोर करें? सर ये पेन उतना बड़ा है नहीं कि इसको एडजस्ट करा जा सके। आपने एक पैरेटो थ्योरी पढ़ा होगा, 20-80 रूल, सॉरी 80-20 रूल पढ़ा, प्रोनाउंस करेंगे ना, चलेगा। 80-20 रूल्स। सर जनरली जो हमारे 80 कंप्लेंट्स होते हैं वो सिमिलर होती है ना, जो 20 पेन है वो इरेलेवेंट हो जाती है, इरेलेवेंट हो जाती है, उससे आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सीट का कवर, सर आपको सीट का कवर पिंक देना चाहिए, सीट कवर। कंप्लेंट आई है सर, सीट कवर होना चाहिए पिंक, सीट कवर होना चाहिए पिंक। क्या लॉजिक है इसका? ब्लैक ब्राउन बस दो कलर है, ठीक है। पिंक निकालने का कोई दर्द जो है लॉजिकल इसमें रीजनिंग कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऑल द पेन्स आर नॉट। अब आप बोलेंगे गेन नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड और एडजस्ट। गेन्स भी सही बात है सर, सेम टाइम पर अगर आपको किसी एक चीज से स्पेसिफिकली गेन मिल रहा है, लेट से कि आपका जो चेयर है, जैसे मैं चेयर में बैठा हूँ, ठीक है। अब चाहे तो कंपनी इस चेयर का ना जो पीछे ये है इसको रिमूव करके हटा सकते हैं, बोल सकते कि ना इससे ना आप जल्दी अगर ये खराब हो जाएगा तो रिमूव करके आप अपने आप ही एडजस्ट करके लगा सकते हो, लेकिन हम इसके 5,000 रुपये लेंगे एक्स्ट्रा। कोई लेगा? नहीं लेगा। तो जो गेन्स आपको मिलता है आपको वैल्यू देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको भी रिस्पॉन्ड किया जा सके, क्योंकि ना वो ज्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं देगा आपके बिजनेस में। ये मानता हूँ कि एक वैल्यू एडिशन हो सकता है, लेकिन क्या जो कस्टमर है वो क्या वैल्यू एडिशन होगा उसमें? नहीं होगा। तो इसलिए ऑल द पेन्स एंड गेन्स नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड। एक समय पे कंपनी हर तरह का पेन एंड गेन्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। पैरेटो थ्योरी को याद रखिएगा, ठीक है। पैरेटो थ्योरी को याद रखिएगा, 80-20 रूल्स। हम ज्यादातर जो है 80% को ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं पैरेटो थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि मास लेवल पे कवर हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो देख लो। तो ओनली सेकेंड ही ठीक है, मतलब ओनली स्टेटमेंट 2 ही ठीक है, ठीक है। पेन रिलीफ एंड गेन क्रिएटर आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम पेन एंड गेन्स। बिजनेस हैव कंट्रोल ओवर द फॉर्मर where it does not have a control over the latter. Business decide that is design how it intends to create value by the addressing specific job pain and gains. Business don't decide over which jobs and pains gain. The customer has no value proposition. Customer का कोई value proposition है नहीं, कस्टमर हैज नो वैल्यू प्रोपोजन, बस एड्रेस ऑल ऑफ द जॉब्स पेन एंड गेन्स, ठीक है। तो बस जो मैंने बताया, आगे बढ़ते हैं। इजी है, इजीली हो रहा है, ठीक है। इसमें शायद तो कोई चीज मेरे को लगेगा कि कठिन होगा, ठीक है। द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वंडरिंग अराउंड मतलब सबको बताना घूम घूम के। अगर आप इसका मीनिंग देखें सिंपली वर्ड में, गूगल है, इसको कॉपी करें, नेट मैनेजमेंट वंडरिंग अराउंड, देखो टाइप ही करना पड़ेगा, वंडरिंग अराउंड। अगर आप देखें तो आपको ज्ञात होगा, ये देख रहे हैं, जैसे वर्क प्लेस है, मैनेजमेंट है, वो कम्युनिकेट कर रहा है चीजों को अपने जो वर्क फ्लो में, जो कम्युनिकेट कर रहा है चीजों को एक पूरे सर्कल में रह के। तो क्या है, डिसीजन मेकिंग है या कम्युनिकेशन है? सर इट्स अ कम्युनिकेशन, जो कि आपको कम्युनिकेट कर रहा है चीजें सिंपली, ठीक है। कम्युनिकेशन, ओके, ओनली विद वन, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। इसका पढ़ लेना एक बार, डेफिनेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज डायनेमिक इन नेचर, चेंज होते रहते हैं, एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन एक्टिविटी दैट क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर. Your organization is considering introducing RFID as a technical breakthrough. RFID is capable to refine RFID. देखिए जरा क्या होता है इसका मीनिंग, इसका भी देखो RFID. देखिए जरा, फुल फॉर्म
एनीवे सुन लो क्या है, वैसे नहीं पता चला। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई। क्या है सर? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होती है, योर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग RFID, ठीक है, एज अ टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। RFID इज कैपेबल टू रिवैम्प विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटी। पहले तो सर RFID की मीनिंग ही पढ़ लो यहाँ पे, आओ। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और क्यों यूज होता है? यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक करता है टैग्स अटैच टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, बार कोडिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं। An RFID system consists of a tiny radio transporter, a radio receiver, a transmitter, can be used to track item in trading concern throughout the supply chain. Okay, it is a reliable or positively influence inbound and outbound logistics. Inbound and outbound logistics में help करता है। सही है, कोई चीज हमारे पास आई, हमने यहाँ पे बार कोड लगाया, टैग करा, अब हमें पता है कि ये सामान जो है हमारे पास अभी उपलब्ध है, कहाँ पे रखा है, किस जगह पे रखा है, इनबाउंड आ गया। अब यही जो बार कोड है, जब हम सेल करेंगे, टैग करेंगे और डीमार्ट वाला सेल कर देगा, आउटबाउंड हो जाएगा। तो मेरे को ये बता दो सर, ये तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक में ही काम आ रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा? 1 and 2 ओनली, 1 and 2। अब कई बच्चों का डाउट होगा, सर ये सेल्स एंड मार्केटिंग का पार्ट क्यों नहीं हुआ? बात को समझिएगा, आपको पेन खरीदना है, आप गए, आपने खरीदा, बस बेच दिया। लेकिन जो RFID है, RFID का यूज किया, जो इसके ऊपर बार कोड लगा है, उससे वो आइडेंटिफिकेशन हो रहे हैं कि ये प्राइस कितने का है और हमारे सिस्टम से आउट हो रहा है। उसका काम है, उसका काम बेचना नहीं है। अब आप ये देख रहे हो, किसी भी ना कस्टमर केयर पे जाते हो या मॉल में जाते हैं, तो वहाँ जो बार कोड आता है, बार कोड के थ्रू आप खरीदते हैं या प्रोडक्ट उठा के सीधा खरीदते हैं? प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी सिर्फ वो स्पेसिफिकेशन देखते हैं। आपको उस बार कोड से मतलब क्या था? बार कोड का तो काम बस उतना ही होता है कि वो बस जब वो काउंटर पे जाए तो उसको स्कैन करें और उसका प्राइस एंड वॉल्यूम से हम उसको हटा दें। प्राइस हम चार्ज कर सकें कस्टमर को, और जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक खत्म करें, क्वांटिटी कम कर दें, ठीक है, इतना ही काम होता है। उससे हमारा आफ्टर सेल सर्विस से तो कोई मतलब ही नहीं होता। आपने कभी किसी को सुना होगा कि वो आपको बोलेगा सर आपका जो है पेन खरीदा था या कैलकुलेटर खरीदा था, इसका उस समय बार कोड क्या था हमें बताओ? ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही, ठीक है। तो इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक के लिए RFID का यूज होता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बिजनेस मॉडल शुड कंटेन which 3 component out of those stated below। जो बिजनेस क्या नाम है, बिजनेस मॉडल है, जो नीचे लिखी गई 3 चीजें हैं, उनमें से क्या क्या चीजें कंटेन करता है? पहला है कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, दूसरा है प्रॉफिट फॉर्मूला, थर्ड है इम्पैक्ट फैक्टर, फोर्थ है की रिसोर्स एंड प्रोसेस। बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी नीचे है छुपा हुआ। अब बिजनेस मॉडल शुड कंटेन विच 3 कंपोनेंट। आ जाओ जरा आगे, ऐसे सुन लो, छोड़। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर को क्या बेनिफिट हो रहा है उस चीज से? जो मेरी चेयर है उसके नीचे व्हील लगी है, मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, मैं आगे पीछे हो सकता हूँ आराम से। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, मेरे को एक वैल्यू मिल रही है उससे। प्रॉफिट फॉर्मूला, बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इम्पैक्ट फैक्टर जैसा कुछ होता नहीं है। की रिसोर्स एंड प्रोसेस, कैसे की रिसोर्स एंड प्रोसेस है, तो फोर्थ है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये याद कर लेना अपने बुक में ना, ये मार्क कर लेना, बिजनेस मॉडल शुड कंटेन 3 कंपोनेंट, ठीक है। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉफिट फॉर्मूला, की रिसोर्स एंड प्रोसेस। मेरे साथ रिपीट कर लो, कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉफिट फॉर्मूला, की रिसोर्स एंड प्रोसेस। एक बार और, कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉफिट फॉर्मूला एंड की रिसोर्स एंड प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आ जाओ। हाँ, ये एक बहुत अच्छा है, इसका आपको चार्ट एक नीचे दे रखा होगा। हाँ, ये रहा चार्ट दे रखा, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। इसके साथ आखिरी में ही आपसे पूछ लिया होगा, कोई नहीं। शक्ति बेयरिंग
बॉल बेरिंग ट्रेडिंग कंपनी है, इज कंसिडरिंग द प्रपोजल टू इंटर इनटू ट्रेडिंग कास्टिंग आयरन एज वेल. मिस्टर मधुसूदन, चीफ स्ट्रेटेजिक, इन्यूमरेट द एंटिटी एग्जिट बैरियर ऑफ प्रपोज बिजनेस. एंट्री का एग्जिस्ट बैरियर है, मतलब एग्जिस्ट करेंगे तो उसमें बैरियर है. कॉल्ड एंड रिव्यू मीटिंग आ रिक्वेस्ट ऑफ सीईओ कंसिडर CEO to consider final advice to C-suite. You, आप क्या है, Chief Cost Advisor, also attends the meeting and suggests that barrier have an influence on profitability. Mr. Sudan told SBBTL expecting that there will be a high entry and exit barrier. मतलब एंट्री तो हाई है, एग्जिट में बैरियर है. क्या बोला? एंट्री में तो हाई है लेकिन एग्जिट में बैरियर कोई नहीं. यू आर एडवाइज टू टेल द नेचर. क्या बोला सर? नेचर बताना है. टेल द नेचर मार्जिन रेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 फोर्सेस मॉडल. जरा ध्यान समझना. यहां लिखते हैं एग्जिट बैरियर. जरा ध्यान समझना, अगर रटोगे तो फिर तो हो गया काम. हाँ, अब आवाज आ रही ना? अब सब ठीक है, ठीक है. हम कहाँ थे? हम ये देख रहे थे. आओ जरा, हम बात कर रहे थे जब अगर एग्जिट बैरियर जो है ना वो किसके बारे में बताता है? वो बात करता है सर रिटर्न की, जबकि एंट्री बैरियर बात करता है मार्जिन की. सर ये क्या होता है? सर दो तरह के बैरियर होते हैं बिजनेस में. एक होता है जब आप एंट्री कर रहे होते हैं और एक जब होता है जब आप एग्जिट कर रहे होते हो. एंट्री बैरियर में जैसे कि आप जाते किसी बिजनेस में, किसी भी धंधे में जाते हैं तो वहां पे एंट्री बैरियर होता है लो और हाई. अगर जब एंट्री बैरियर अगर लो है, मतलब कि किराने की दुकान, फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर्च्यून की दुकान, जहाँ से आप डेली आपका हाउस होल्ड मटेरियल लेते हैं, लाइक सोप खत्म हो गया, साबुन खत्म हो गया, साबुन ले लिया. डेली बेसिस पे दूध लेते हैं, दूध के थैले. तो यहाँ पे क्या है? एंट्री बैरियर जैसा कुछ है ही नहीं. जब एंट्री बैरियर जैसा कुछ नहीं है, आप भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी दुकान ओपन कर सकते हो, तो आपको लगने लगा कि मार्जिन वो काफी कम होगा. वैसे ही अगर एंट्री बैरियर अगर लो है तो हमारा जो मार्जिन होता है वो भी लो मार्जिन होता है. जबकि एंट्री बैरियर अगर हमारा हाई होता है, क्या होता है सर? हाई होता है. तो उस केस में जो मार्जिन होते हैं हमारे वो भी हाई हो जाते हैं. अब बात करते हैं एग्जिट बैरियर. एग्जिट बैरियर के बारे में हम बात करें तो ये होता है रिटर्न. ये हमारा क्या डिफाइन करता है सर? रिटर्न. अगर हमारा एग्जिट बैरियर कुछ है ही नहीं, मतलब कि आप अपनी मर्जी से जब मर्जी आप निकल भी सकते हो, आपको जब सही लगे तो आप रह भी सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न है तो आपको क्या है? स्टेबल रिटर्न आप कमा रहे हो. अगर नहीं है तो आपको क्या लगेगा? आप निकल जाओगे. अगर एग्जिट बैरियर जैसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने दुकान की बात करी, दुकान में आपने आया, आपको लग रहा है सही धंधा चल रहा है यार, कोई बैरियर है ही नहीं, फॉर्च्यून की दुकान में कोई बैरियर कहाँ है, तो एग्जिट बैरियर जब नहीं है तो उस केस में आप क्या कमाओगे सर? स्टेबल रिटर्न. लेकिन जब आपका जो है एग्जिट में ना बैरियर है कि आप निकल नहीं सकते, तो उस केस में उस घड़ी में क्या होगा सर? रिस्की रिटर्न. सर रिस्की रिटर्न कैसे होगा सर? फॉर एग्जांपल सर मदर डेयरी है. अगर मदर डेयरी का अगर आप बोलते हो मिल्क की सप्लाई का रेट बढ़ गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि नहीं आप अपना दुकान बंद नहीं कर सकते, उसको शॉर्टेज हो रही है, बहुत कठिनाइयां हो रही, कटनियां हो रही है, उसके बावजूद भी उसको वहां करना पड़ रहा है. क्योंकि अगर वो अगर बंद कर देगा एकदम से, मदर डेयरी, अमूल, ये सब बंद हो जाएंगे संस्थाएं, कंपनियां, तो क्या होगा? मिल्क की शॉर्टेज हो जाएगी. ये बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा. तो उस केस उस घड़ी में गवर्नमेंट क्या बोलेंगे? भाई तू आया तो अपनी मर्जी से है लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से. तो उस केस में क्या होगा सर? आपको नहीं लग रहा कि सर यहाँ पे रिस्की रिटर्न है? ये तो रिटर्न हमारा डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर गवर्नमेंट के बेसिस पे. तो इस केस में, इस घड़ी में हम इसको बोलते हैं रिस्की रिटर्न. एग्जिट बैरियर, अब आपको अपने पेपर के लिए बस क्या करना है, समझो मत, याद कर लो. एग्जिट बैरियर बात करता है रिटर्न के लिए. अगर लो है तो स्टेबल रिटर्न कमाएंगे, हाई है तो रिस्की रिटर्न होगा. अगर एंट्री बैरियर अगर हमारा लो है तो लो मार्जिन होगा, अगर हाई है तो हाई मार्जिन होगा. ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे. हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर. ठीक है, ये रहा हाई मार्जिन विद रिस्की रिटर्न. हाई एंट्री एंड रिस्की रिटर्न, ये चौथा वाला केस हो गया आंसर. ठीक है, आ जाओ. ठीक है, हमें पूरा का पूरा पढ़ना होगा. Which of the above specified statement are incorrect? IT strategy is a supply oriented, IS strategy is a demand oriented, and IM strategy is dimension oriented. ऊपर केस स्टडी पढ़ने का तो मेरे को लग नहीं रहा कोई लॉजिक है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. The Broad Modern of Furniture Limited, considering the need of strategies for information relating aspect. Chief Information Technology Officer made a statement: information technology, information system, information management. All three are interconnected, ठीक है, but not same. हाँ सही बात. Information technology techniques are used as a part of information system to manage the information. He further highlights the nature of IT, IS, IM.
सजेस्ट विच ऑफ द आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। आईटी स्ट्रेटेजी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई ओरिएंटेड है, सही बात है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम वो डिमांड ओरिएंटेड है, ठीक है, सही बात है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डायमेंशन ओरिएंटेड, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये रोल एंड स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जरा एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है? थर्ड ओनली। इनकरेक्ट क्या है सर? थर्ड ओनली। अब इसका एक बार आंसर पढ़ लीजिए। आईएम स्ट्रेटेजी होती क्या है? आईएम स्ट्रेटेजी ट्राइंग टू पुट द मैनेजमेंट इनटू आईटी, आईटी में पुट करता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब कि जो मैनेजमेंट है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करता है सर? आईटी का यूज करता है एक तरह से, बाय डिफाइनिंग द रोल एंड स्ट्रक्चर। सही बात है, आपने आईटीएसएम में बचपन में पढ़ा होगा सर, आईटीएसएम में जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करता है? आईटी का यूज करता है, तो उसमें कुछ रोल एंड वो होता है स्ट्रक्चर, क्या आपको जो दिया गया है आपको इतना ही एक्सेस देगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, रोल एंड स्ट्रक्चर में पुट करता है, ठीक है। और ये हमें क्या कर रहा है? डायमेंशन ओरिएंटेड नहीं है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक बार ये रीड कर लीजिए डेफिनेशन और हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे सर? एमसीक्यू नंबर 8 पे आते हैं। Ali Fabrics Limited has recently decided to invest in an electronic data interchange system that will enable the AFL to automatically place order with its major suppliers. Currently, AFL purchasing department staff have to place order using portals, mails, and telephone to the company's suppliers, which is slow and inefficient. Which activities with AFL's value chain with the new EDI improve? सर जरा ध्यान समझना, आंसर देखने की बजाय ना आपको क्या लग रहा है सर? ये सब जो स्ट्रक्चर है प्रोक्यूरमेंट का, ये एक मिनट मैं ले लेता हूँ, पोर्टर, ठीक है, हाईलाइट भी हो जाएगा तो मजा आ जाएगा ना। ऐसे नहीं आएगा, आप भी ना अपनी बुक में ना ये सब चीजें ना हाईलाइट कर लेना। ये रहा ना, पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर पे ना अपना हाईलाइट कर लेना, प्राइमरी एक्टिविटी कंप्राइजिंग एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। पेज नंबर है 1.7। ये 1.7 का ये चार्ट है ना, ये याद से ना पढ़ लेना। इस पे ना मतलब मैंने कई सारे एमसीक्यू देखे, इस चैप्टर में नहीं बल्कि आगे के कई सारे चैप्टरों में भी ना इस पे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बकायदा ना वो क्वेश्चन छोड़ के मैं यहाँ पे ले आ गया। क्यों? क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1.7 है, पेज नंबर 1.7 पे ये आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा। क्या? वैल्यू चेन एनालिसिस। सर वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है? इस पर भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू चेन इज ए सब्सिक्वेंट चेन ऑफ एक्टिविटी दैट लीड्स द डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमर। वैल्यू चेन क्या होता है सर? डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट से डील करता है, ठीक है, कस्टमर तक। और उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटी होती है और कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। ये सेकेंडरी एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटी भी बोलते हैं, जो सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटी को। प्राइमरी एक्टिविटी में टोटल 5 एक्टिविटी होगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और सपोर्टिंग एक्टिविटी इसको सपोर्ट करती है सर क्या? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट। सर प्रोक्यूरमेंट और इनबाउंड लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। प्रोक्यूरमेंट में सिंपली आप परचेज करते हैं और इनबाउंड लॉजिस्टिक में ये बोतल आप सीधा वहां दुकान से खरीद के अपने पास लेकर आते हैं। ये बोतल को खरीदने का काम प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट का है, प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है। जबकि इनबाउंड लॉजिस्टिक बोल रहा है कि सर ये बोतल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ पे इनबाउंड हमारे पास आ रही है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। तो ये जो चीज है ना जो मैंने आपको बताया, ये जानना जरूरी था। अब आगे आ जाओ एमसीक्यू पे। तो ये जो मैंने बताया 1.7 पेज नंबर पे जो टॉपिक था, वो याद से ना स्टार मान लो, चांद मान लो, सब कुछ कर लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरज निकाल दो, पहाड़ बना दो, नदियां निकाल दो, सब कर दो उसके ऊपर, लेकिन वो जो है ना वो आपको करके जाना पड़ेगा पढ़ के। अब एमसीक्यू कहाँ खो गए मेरे भाई? क्या नाम था? पेज नंबर 1.65 था ना। ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव, हाँ ठीक है। ये रहा। आ जाओ दोबारा क्वेश्चन पे। जो मैंने बताया पहले वो टॉपिक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को याद आ गया इसलिए। अब क्या था? अली फैब्रिक्स ने क्या करा? डिसाइड टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम दैट विल एनेबल द एएफएल टू ऑटोमेटिकली प्लेस एन ऑर्डर। सर क्या बोला सर? प्लेस कर सकता ऑर्डर। मैंने अभी क्या होता है सर? प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है सर? इसको परचेज करता है, ये ऑर्डर प्लेस करता है प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट है ये ऑर्डर प्लेस करता है। इनबाउंड क्या बोलता है? जहां से परचेज करा ना, उठा के मेरे पास ले आओ। प्लेस कौन कर रहा है? प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, ना कि इनबाउंड लॉजिस्टिक। गलती मत करना पेपर में। क्वेश्चन इस पे मेरे को लग रहा है कि आता ही आता है, हर बार आ रहा है। इस चैप्टर को समझ के आ रहा है या अगले चैप्टर को समझ में आ रहा है? वैल्यू चेन एनालिसिस आ रहा है, वैल्यू चेन के बारे में आ रहा है,
सप्लाई चेन के बारे में आ रहा है या प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी इनके बारे में आ रहा है, तो 1.7 पे जो है ना पढ़ दो डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज्यूम्स क्या कर रहा है, रोल ऑफ लीडर हु नीड्स टू मेक एन असिस्ट डिसीजन मेकिंग इन वेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, मेक कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी डिसीजन वैल्यूज। ठीक है, अच्छी बात है। वाइल गेटिंग सच डिसीजन एग्जीक्यूटेड आइदर हिमसेल्फ और थ्रू अदर्स एंड रिमेन एथिकल थ्रू आउट। हाँ, एथिकल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी है, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेग्रीगेटिंग मैनेजमेंट अकाउंट्स इन सेपरेट मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये क्या बोल गया, एन इंक्रीजिंग नंबर of organization are segregating the management accounts in separate managerial accounting departs। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं कि आपके इंक्रीज हो रहे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सेग्रीगेट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स, मैनेजमेंट के अकाउंट्स को भी डिफरेंट कर देंगे इन सेपरेट मैनेजरियल अकाउंट डिपार्टमेंट। ऐसा कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ये अजीब सा सेंटेंस लगा है, ये हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफन आर पार्ट ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम्स। हाँ ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंट्स है ऑफन आर पार्ट क्रॉस फंक्शनल टीम, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंट बैठा है तो वो यहाँ पे बैठे बंदे का भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मैं अकाउंट डिपार्टमेंट बैठा हूँ तो मैं परचेज का भी देख रहा हूँ, मैनेजमेंट का देख रहा हूँ, तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स। ठीक है, सही बात है। मैनेजमेंट अकाउंट्स मेक सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन एंड रिजॉल्व द ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये भी होता है। द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स हैज चेंज कंसिडरिंग ओवर द पास्ट डिकेड्स। पास्ट में कुछ घटना घटित हुई होगी, उसके बेटे पर हमारे सबसे चेंज होती है। आप लगाते हैं ना सबसे कई सारे, तो वो सब भी चेंज होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है सर, पहला ए ओनली है। मैनेजमेंट अकाउंट इज अ पोजीशन दैट हिस्टोरिकली एड्रेस द वेरियस एस्पेक्ट, ठीक है, अफेक्ट द सब्सटेंशियल बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आपने ना अब तक में क्या देखा, जो मैंने आपको उस समय बताया था, लॉ में भी बताया था, कॉस्ट में बताता हूं। केवल अगर आप ना लॉजिकली थिंकिंग नहीं लगाएंगे, एमसीक्यू में खासकर, मैं हाँ यहाँ से पढ़ना चाहिए, ये लॉ में बताता और कॉस्ट में बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल ही आपके सॉल्व होंगे। आपने अगर पूरा प्रैक्टिकली, अगर आपने पूरा थ्योरी भी पढ़ रखा है तो उसके बेसिस पे नहीं हो सकता। थ्योरी भी अगर पढ़ रखा है तो उसके बेसिस पे आपके कुछ एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकते। जो ये वाला था, ऐसा कुछ भी ना आप शायद पूरे के पूरे चैप्टर में शायद ना पढ़ो डायरेक्टली, लेकिन हाँ लॉजिकली होगा, रीजनिंग लॉजिकली होगा। ठीक है, तो कई सारे एमसीक्यू इसलिए ना के क्रैक हो जाते हैं, जो मैंने बता रहा था कि 10 to 20% ना आराम से लॉजिकल बेसिस पे आपके बने होंगे, जो कि आप आराम से पढ़ोगे ना, 2-3 मिनट आराम से लेकर रीडिंग टाइम लेना और आराम से करना। 20 मार्क्स तक तो लॉजिकल होंगे, जो कि आपको बहुत इजी लगेंगे। आराम से देखना और आराम से करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Tata Fabrics, considering the decision regarding segmentations, management accounts raised and said it was acknowledged that managerial discretion and judgment determined which markets are selected or targeted, and target होगा, and which others are ignored, कौन से market ignored होगी। In order for market segmentations to be effective, all segment must be, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि डिसीजन लेना चाहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, ताकि वो अपनी जजमेंट बना सके कि कौन से मार्केट को हमें टारगेट करना है, कौन से मार्केट को इग्नोर करना है, उसके बारे में। तो उसके लिए क्या होगा सर, पहले तो हमें ना कोई भी जो डिफरेंट मार्केट है उसको हमें डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो पहले एक करके ना पढ़ लो आंसर। डिस्टिंक्ट लिखा है और उसके बाद लिखा है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक जैसे हमने कोई पढ़ता नहीं, आर्ट का इसमें क्या रोल है तो नहीं आएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट के बाद लिखा है एसेसेबल। एसेसेबल, हाँ एक्सेसिबल होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए, पॉपुलर। ठीक है, एक बार के लिए इसको रखो। अगर हमें कोई आंसर नहीं मिलता है, मैं रीजन बताऊंगी कैसे हमें चेक करते हैं। डिस्परेट, एसेसेबल, डिस्परेट जैसा कुछ नहीं होता, छोड़ो। डिस्टिंक्ट, एसेसेबल, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल। हाँ, प्रॉफिट हमारा वो मेन मोटिव होता है, तो प्रॉफिट। और अगर हमें आपको ना एक और ट्रिक बताता हूँ एमसीक्यू आइडेंटिफाई करने का, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जनरली जो बिल्कुल अलग हो, जो बिल्कुल अलग हो हटा दो। ठीक है,
जो आपको पढ़ती है ना जनरली जो बिल्कुल अलग लग रहे हो ना, तो उस एमसीक्यू उस आंसर को हटा देना। लेकिन छोड़ो, इस पे छोड़ो, आप सीए फाइनल के बच्चों, तो ये सब ट्रिक व्रिक बेकार है, ठीक है। आप यही ध्यान रखो, डिस्टिंक्ट, एसेसेबल, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल। क्या डिस्टिंक्ट, एसेसेबल, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल? क्या हमें मार्केट सेगमेंटेशन करनी होती है तो ये स्टेप होता है, डिस्टिंक्ट, एसेसेबल, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल। 4 स्टेप का हो गया, डिस्टिंक्ट, एसेसेबल, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस खत्म, असंभव आइए ना। अच्छा तो क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा, एक पूरा का पूरा केस स्टडी है, ठीक है। ये केस स्टडी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे और सीधा इस पर आ जाओ, इस पर आओ, ठीक है। और इस केस स्टडी में क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब जो पेन्स है, मैंने आपको बताया ना पेन्स के बारे में, हमारा जो पहला था, फिर उसके बाद बताया था पेन रिलीफ, पेन रिलीफ, उसके बाद बताया था गेन, उसके बाद बताया था गेन क्रेटर। ये पढ़ लेना, क्योंकि इस पे ना इंडिविजुअल क्वेश्चन दिया था, साथ साथ ना एमसीक्यू भी दिया हुआ केस स्टडी में। तो हम एक एक करके ना हम बात करेंगे सभी के सभी। ग्रोइंग नेटवर्क फॉर चार्जिंग स्टेशन, मैंने आपको बताया था सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करना एक सिर्फ पेन है हमारे लिए, दर्दनाक है। तो जो ग्रोइंग नेटवर्क है चार्जिंग पॉइंट का, मतलब कि आप गुड़गांव जा रहे हैं तो अपने घर से चार्ज करते जाते हैं, साथ साथ गुड़गांव में भी अपना चार्जिंग स्टेशन लग गया, तो आपको क्या लग रहा है सर ये पेन रिलीफ है? सर ये है पेन रिलीफ, ठीक है। पहला पॉइंट पेन रिलीफ है। ब्रांड रिकॉग्निशन, मैंने आपको क्या बताया सर, ब्रांड जैसे ही बनता है आपको क्या मिलता है सर, गेन मिलता है इससे। जरा जैसे हैमर, हैमर स्लो चार्जिंग, बहुत धीरे चार्ज हो रहा है, आपको निकलना है अभी 15 मिनट में और अभी चार्ज पे लगा रहे हो ही नहीं पाएगा गाड़ी चार्ज, ना मोबाइल चार्जर हो, तो ये तो सर पेन है, उसके वजह से फास्ट चार्जर आते हैं, पेन है, ठीक है। 8 ईयर वारंटी, बैटरी वारंटी, 8 ईयर्स का बैटरी वारंटी दे रहे हो सर, ये क्या है? आपका गेन क्रिएटर है, आप एक एडवांटेज दे रहे हो, तो गेन क्रिएटर हो गया चौथा, ठीक है। ड्यूरेबल बैटरी लाइफ, सर हमारी जो बैटरी की लाइफ है बहुत अच्छी है, तो क्या होगा सर, गेन हो गया एक तरह से। ये आप दे नहीं रहे हो, आपको बता रहा है कि आपका है वैल्यू एडिशन, तो इसलिए गेन है, वैल्यू एडिशन, ठीक है। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट पढ़ते ही ना ये बड़ा ऐसा है ना, इनसफिशिएंट समझते ही ना समझो कि ये पेन है सर। क्या है इनसफिशिएंट? छठा, आगे पढ़ना पढ़ दो, नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट, इनसफिशिएंट पेन है। रेप्यूटेड ब्रांड, अब जो रेप्यूटेड ब्रांड है ना सर, ये ब्रांड क्रिएट वो हो गया, ब्रांड क्रिएट वो गेन क्रिएटर हो गया, सॉरी। रेप्यूटेड ब्रांड हमारा क्या होता है, गेन क्रिएटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेप्यूटेड ब्रांड हमारा होता है गेन क्रिएटर, जबकि ब्रांड रिकॉग्निशन हमारा क्या होता है सर, गेन होता है। ये हमारा होता है वो ब्रांड रिकॉग्निशन हमारे गेन की कैटेगरी में आता है, जबकि रेप्यूटेड ब्रांड हमारा क्या आता है सर, गेन क्रिएटर। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ मैं आगे बताता हूँ। जैसे हमारा हैमर का, हैमर और बोट, आपने अगर शार्क टैंक देखा हो तो आपको पता होगा सर, हैमर एक नया ब्रांड आया, तो अगर हम ना हेडफोन लेने जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा सर बोट के सारे हेडफोन थे। अब बोट क्या है सर, एक रेप्यूटेड ब्रांड है। सर हमारा क्या है सर, बोट एक रेप्यूटेड ब्रांड है। सर रेप्यूटेड ब्रांड होने की वजह से वो गेन क्रिएटर हो गया। आप जो आते ही ना आप क्या बोलते हैं सर, मेरे को एक बोट का हेडफोन चाहिए, तो वो हमारा क्या हो, गेन क्रिएटर। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है हैमर के भी हेडफोन्स, तो वो अपने ब्रांड के नाम से रिकॉग्निशन हो रहा है, गेन हो रहा है। तो वो क्या बोलता है कि सर सुन लो ना, ये भी हमारा एक ब्रांड है बहुत अच्छा, तो उसके वजह से क्या है, ब्रांड रिकॉग्निशन हो रहा है, तो क्या गेन है हमारे लिए। डेवलप्ड इंटीरियर रिकॉग्निशन, क्या क्या सर, हम क्या कर रहे हैं, इंटीरियर रिकॉग्निशन को डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होगा सर, पेन कम होगा। अगर कुछ गलत था, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, इसका मतलब है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पहले खराब था, ये पूरा पूरा इमारत टूटा हुआ, पीछे दीवार टूटी पड़ी, तो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को पेन होता, दर्द होता था, ये चीजें खराब है, मेरे को देख के दुख होता था, इसलिए मैं कमा रहा हूँ, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कमा रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, पेन रिलीफ। सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन, सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन क्या होता है सर, गेन क्रिएटर। लैक ऑफ लगेज स्पेस, लगेज स्पेस में लैक, अरे यार छोड़ो ना, दर्द है, लगेज स्पेस, लैक ऑफ लगेज स्पेस, जैसी लैक आप समझ दो तो ये पेन हो गया। ये कुछ वर्ड है जैसे इनसफिशिएंट, लैक, ये सब क्या है सर, हमारे सर पेन है, दर्द है। इंटीरियर एर्गोनॉमिक्स, इंटीरियर इकोनॉमिक्स सर क्या है, बताओ सर क्या है सर, गेन है, गेन है 11। 75 मिनट टू चार्ज 100% विद सुपर चार्जिंग स्टेशन, सर पेन रिलीफ। अभी तो पढ़ा सर हमने, पेन हो रहा था दर्द के कारण, अब सुपर चार्जिंग स्टेशन होगा तो पेन रिलीफ ही होगा। आ जाओ, कौन कौन सा पेन है,
3 6 10, 3 6 10 आंसर ए ठीक है। कौन सा गेन है? गेन है 2 5 11, 2 5 11 बी। आ जाओ। पेन रिलीफ कौन सा है? पेन रिलीफ है 1 8 12, 1 8 12 सी। गेन क्रेटर क्या है? 4 7 9, 4 7 9 ये रहा बी। हो गया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है नहीं, हमें करना नहीं। एनेक्सर आगे मेरे ख्याल से सब सारा ही चैप्टर खत्म हो गया ना। ठीक है, खत्म हो गया। प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज। ठीक है। और मैं बाकी चैप्टर की भी ना सर वीडियो में लेकर आऊंगा एमसीक्यू की, प्लीज शेयर कीजिएगा। हो सके तो थोड़ी और रहमत करनी हो मेरे पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक रिक्वेस्ट। और मिलते हैं अगली वीडियो में।